द जिन ट्रैप। नज़दीकी गांव से मिली रिपोर्ट से जहां घरों में घुसने की असफल कोशिशें हुई थी और उन पग मार्क से जो मैंने रास्ते पर देखे थे, मुझे पता चला कि आदमखोर अब भी इसी इलाके में है। ये बॉस्टन दंपत्ति के आने के कुछ दिन बाद सूचना मिली कि रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर और उस गांव से लगभग आधा मील की दूरी पर, जहां मैंने अखरोट के पेड़ पर बैठकर निगरानी की थी, एक गांव में एक गाय को मार डाला गया। गांव पहुंचने पर हमें पता चला कि तेंदुए ने एक कमरे वाले घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था और उसमें मौजूद कई गायों में से एक को मार डाला था और दरवाजे तक घसीट लाया था, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल सका, इसलिए दरवाजे की देहरी पर ही उसे छोड़कर चला गया। वह घर गांव के बीचों बीच था और जब हमने आसपास का मुआयना किया तो पाया कि एक घर की दीवार में कुछ गज दूर एक छेद बनाकर हम उस शिकार पर नज़र रख सकते थे। उस घर का मालिक, जो उस मरी हुई गाय का भी मालिक था, हमारे योजना में पूरा सहयोग देने को तैयार था। शाम ढलते ही हम उस कमरे में बहुत सावधानी से खुद को बंद कर लिए और अपने साथ लाए हुए सैंडविच और चाय का सेवन करने के बाद पूरी रात बारी बारी से उस दीवार के छेद से निगरानी करते रहे। लेकिन पूरी रात तेंदुए की ना तो कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसका कोई निशान दिखा। सुबह जब हम घर से बाहर निकले, गांव के लोगों ने हमें पूरे गांव में घुमाया, जो कि आकार में काफ़ी बड़ा था, और उन दरवाज़ों और खिड़कियों के निशान दिखाए जहां सालों से आदमखोर तेंदुआ घरों में घुसने की कोशिश करता रहा था। एक दरवाजे पर विशेष रूप से बहुत गहरे और अधिक खरोंचे के निशान थे। यह वही दरवाज़ा था जिसे तेंदुए ने तोड़ा था और जिस कमरे में 40 बकरियां और एक लड़का बंद था, वहां तक पहुंचा था। 1-2 दिन बाद एक और गाय के मारे जाने की खबर आई। यह घटना एक छोटे से गांव में हुई, जो कि बंगले से कुछ 100 गज की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ भी हमने पाया कि गाय घर के अंदर मारी गई, उसे दरवाजे तक घसीटा गया और फिर आधे से ज़्यादा खा लिया गया। उस दरवाजे के सामने और उससे लगभग 10 गज की दूरी पर एक नया बना हुआ भूसे का ढेर था, जो कि 16 फीट ऊंचा था और ज़मीन से 2 फीट ऊपर एक लकड़ी के चबूतरे पर बना हुआ था। सुबह सुबह जब हमें गाय के मारे जाने की खबर मिली तो हमारे पास पूरा दिन था, और जो मचान हमने शाम तक बनाया वह न केवल सबसे प्रभावशाली बल्कि सबसे कलात्मक भी था, जैसा कि इस तरह के किसी भी उद्देश्य के लिए कभी बनाया गया होगा। शुरुआत में हमने भूसे का ढेर हटाया और चबूतरे के चारों ओर बांसों का एक ढांचा खड़ा किया। इन बांसों के सहारे नीचे के चबूतरे से 4 फीट ऊपर एक दूसरा और छोटा चबूतरा बनाया गया। फिर 2 इंच के जाल वाली तार की जाली को पूरे ढांचे के चारों ओर लपेट दिया गया, जिससे केवल निचले चबूतरे और ज़मीन के बीच का हिस्सा खुला छोड़ा गया। उसके बाद तार के जाल में भूसे की छोटी छोटी गांठें बांधी गई और थोड़ा सा भूसा चबूतरे और उसके नीचे ज़मीन पर भी फैलाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। भूसे के ढेर का एक साझेदार मालिक, जो 1-2 दिन गांव से बाहर था और तभी लौटा जब हम अपना काम पूरा कर चुके थे, वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सका कि ढेर को छुआ भी गया है, जब तक कि उसने उसे चारों तरफ से छू कर न देख लिया, और जब तक कि हमने उसे पास के खेत से लाए गए भूसे से बनाए गए दूसरे ढेर को ना दिखा दिया। सूरज डूबने के समय हमने उस छेद से रेंग कर मचान के अंदर प्रवेश किया, जिसे हमने जाली में छोड़ा था, और अंदर से सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। ये बॉस्टन मुझसे थोड़ा छोटा है, इसलिए वह ऊपरी चबूतरे पर गया, और जब वह आराम से बैठ गए तो हमने भूसे में एक एक छोटा छेद किया जिससे हम गोली चला सकें। चूँकि तेंदुए के आने के बाद हमारे बीच कोई बातचीत संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने यह तय किया कि जो पहले तेंदुए को देखेगा वही गोली चलाएगा। चांदनी रात थी, इसलिए हमें बिजली वाली रोशनी की ज़रूरत नहीं थी।
गांव में आवाज़ें शाम के खाने के बाद धीरे धीरे शांत हो गई और लगभग रात के 10 बजे मुझे तेंदुआ पहाड़ी से नीचे आते हुए सुनाई दिया। जब वह भूसे के ढेर के पास पहुंचा तो उसने कुछ मिनट रुक कर फिर उस चबूतरे के नीचे रेंगना शुरू किया जिस पर मैं बैठा था। जब वह ठीक मेरे नीचे पहुंचा तो मेरी सीट और उसके सिर के बीच केवल एक तख्त की मोटाई थी। वो वहाँ 1 मिनट तक रुका, फिर आगे रेंगने लगा। मैंने सोचा कि वह चबूतरे से बाहर निकलेगा और मुझे 3 या 4 फीट की दूरी से आसानी से निशाना मिलेगा तो मैं उस पर गोली चला दूंगा। तभी मेरे ऊपर के चबूतरे में तेज़ चरमराहट हुई। तेंदुआ दाएं तरफ कूद गया जहाँ मैं उसे नहीं देख सकता था और पहाड़ी की ओर भाग गया। यह आवाज़ उस समय बोस्टन द्वारा अपनी टांगों में हुए भारी अकड़न से राहत पाने के लिए हिलने से हुई थी। इस अचानक आवाज़ से डरे तेंदुए ने शिकार को छोड़ दिया और वह उस रात और अगली रात वापस नहीं आया। 2 रात बाद एक और गाय रुद्रप्रयाग बाजार के कुछ 100 गज ऊपर मारी गई। गाय का मालिक एक अकेले रहने वाला व्यक्ति था जो एक कमरे में एकांत में मकान में रहता था। उस कमरे को लकड़ी की टुकड़ों की बनी एक अस्थायी दीवार ने 2 भागों में बांटा हुआ था, एक रसोई घर और एक बैठक। रात में किसी समय रसोई से आती आवाज़ से उसकी नींद खुली, जिसका दरवाज़ा वह बंद करना भूल गया था, और थोड़ी देर बाद हल्की चांदनी में जो खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी उसने दीवार की दरारों से तेंदुए को देखा। तेंदुआ दीवार की लकड़ी की पट्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी बहुत देर तक डरा और पसीने से भीगा पड़ा रहा, जबकि तेंदुआ एक के बाद एक पट्टी खींचता जा रहा था। अंततः जब तेंदुआ कोई कमज़ोर जगह नहीं पा सका तो उसने रसोई छोड़ दी और गाय को मार डाला, जो घर से सटे घास के झोंपड़े में बंधी हुई थी। गाय को मारने के बाद तेंदुए ने उसकी रस्सी तोड़ी, उसे थोड़ी दूर तक घसीटा और खुले में छोड़ दिया, जहां उसने अच्छा खासा भोजन किया। पहाड़ी के एकदम किनारे पर और जहां मरी हुई गाय पड़ी थी उससे लगभग 20 गज की दूरी पर एक अच्छा खासा पेड़ था, जिसकी ऊपरी शाखाओं में एक भूसे का ढेर बनाया गया था। इसी प्राकृतिक मचान पर, जिसके नीचे की ओर सैकड़ों फीट गहरी खाई थी, बॉस्टन और मैंने बैठने का निर्णय लिया। कुछ दिन पहले सरकार ने हमें आदमखोर को मारने में सहायता के लिए एक जाल यानी जिन ट्रैप भेजा था। यह जाल, जो 5 फीट लंबा और 80 पाउंड भारी था, अपने तरह का सबसे खतरनाक यंत्र था जिसे मैंने कभी देखा था। इसके जबड़े, जिसमें 3 इंच लंबे नुकीले दांत थे जो कि 24 इंच तक फैल सकते थे, और 2 शक्तिशाली स्प्रिंगों द्वारा संचालित होते थे, जिन्हें दबाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जब तेंदुआ गाय को छोड़कर गया था तब वह एक पगडंडी से होकर 40 गज चौड़े खेत को पार करता हुआ 3 फीट ऊंचे मेड़ पर चढ़कर एक दूसरे खेत की ओर गया था, जिसके किनारे घने झाड़ियों से ढकी पहाड़ियाँ थीं। इसी ऊपरी और निचले खेत के बीच की 3 फीट ऊंची ढलान पर हमने वह जाल लगाया। तेंदुए को ज़रूर उस पर कदम रखने को मजबूर करने के लिए हमने पगडंडी के दोनों ओर कुछ कांटेदार टहनियाँ भी रख दी। जाल के एक सिरे से आधा इंच मोटी लोहे की जंजीर बांधी गई थी, जिसके अंत में 3 इंच व्यास वाली एक लोहे की रिंग लगी थी। इस रिंग में एक मजबूत खूंटा ठोका गया, जिससे जाल को ज़मीन में मजबूती से बांध दिया गया। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो गई तो जीनी बॉस्टन हमारे लोगों के साथ बंगले में लौट गई और ये बॉस्टन और मैं रिक यानी भूसे की मचान पर चढ़ गए। हमने अपने सामने एक लकड़ी की डंडी बांधी और उस पर थोड़ा भूसा लपेट दिया ताकि वह ढाल का काम करे। फिर आराम से बैठकर तेंदुए का इंतज़ार करने लगे। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार तेंदुआ हमसे नहीं बच सकेगा। जैसे जैसे शाम ढली, गहरे बादल आसमान पर छाए और चूंकि चांद रात के 9 बजे निकलने वाला था, इसलिए हमें सटीक निशाने के लिए बिजली वाली रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। यह लाइट भारी और झंझट भरी थी और चूंकि ये बॉस्टन ने
ज़िद की कि गोलियां मैं चलाऊंगा, इसलिए मैंने काफ़ी मुश्किल से इसे अपनी राइफ़ल पर बांधा। अंधेरा होने के 1 घंटे बाद तेंदुए के लगातार गुस्से में गुर्राने की आवाज़ों से हमें पता चला कि वह जाल में फंस गया है। मैंने बिजली की रोशनी चालू की और देखा कि तेंदुआ अपने दोनों अगली टांगों से जाल लटकाए हुए खड़ा है और मैंने जल्दी में गोली चला दी। मेरी .450 की गोली जंजीर के एक लिंक से टकराई और उसे काट दिया। खूंटे से मुक्त होने के बाद तेंदुआ खेत में लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ भागा और जाल को आगे आगे घसीटता चला गया। मैंने बाएं बैरल से एक और गोली चलाई और ई-बॉस्टन ने अपनी शॉटगन से 2 जानलेवा गोलियां चलाई, लेकिन तीनों ही गोलियां चूक गई। जब मैं अपनी राइफ़ल में दोबारा गोली भरने लगा तो मैंने लाइट का कोई हिस्सा हिला दिया, जिसके बाद वह काम करना बंद हो गई। तेंदुए की गर्जना और हमारी 4 गोलियों की आवाज़ सुनकर रुद्रप्रयाग बाज़ार और आसपास के गांवों के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, हाथों में लालटेनें और चीड़ की मशालें लिए हुए, और सभी दिशाओं से आकर उस अलग थलग मकान की ओर बढ़ने लगे। उन्हें दूर रहने के लिए चिल्लाना व्यर्थ था, क्योंकि वे इतना शोर कर रहे थे कि हमारी आवाज़ें सुन ही नहीं सकते थे। अतः मैं अंधेरे में अपनी राइफ़ल लेकर पेड़ से नीचे उतरा, जो कि खतरनाक काम था। उधर ई-बॉस्टन ने मचान में रखी गैस की लैम्प जलाई और हवा भरकर उसे चालू किया। फिर रस्सी के सहारे लैम्प मुझे नीचे दी और उसके बाद खुद नीचे उतरकर मेरे साथ शामिल हो गए। हम दोनों ने मिलकर उस दिशा में जाना शुरू किया जिधर तेंदुआ भागा था। खेत के बीच में एक चट्टानी उभार था जो छोटी सी ऊंचाई बनाता था। हम वहां पहुंचे। ई-बॉस्टन लैम्प को ऊपर ऊंचा करके चल रहे थे और मैं राइफ़ल ताने उनके साथ चल रहा था। उस उभार के बाद थोड़ी सी ढलान थी और उसी ढलान में झुका हुआ हमारी ओर गुर्राता हुआ तेंदुआ छिपा हुआ था। कुछ ही मिनटों में जब मेरी गोली उसके सिर में लगी, वह ढेर हो गया और तभी चारों ओर से भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने खुशी में नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका बहुप्रतीक्षित दुश्मन अब मारा जा चुका था। जो जानवर हमारे सामने मरा पड़ा था वह एक असाधारण रूप से बड़ा नर तेंदुआ था। वही तेंदुआ जिसने पिछली रात एक आदमी पर हमला करने के लिए दीवार तोड़ने की कोशिश की थी और जिसे ऐसे क्षेत्र में मारा गया जहाँ पहले ही दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। ये सभी इस बात के अच्छे और पर्याप्त कारण थे कि यह आदमखोर तेंदुआ ही था। फिर भी मैं खुद को यह मानने के लिए राज़ी नहीं कर पाया कि यह वही तेंदुआ था जिसे मैंने उस रात देखा था जब मैं महिला की लाश के पास बैठा था। सही है कि उस रात अंधेरा था और मैंने तेंदुए की केवल झलक ही देखी थी। फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि जो तेंदुआ अब रस्सियों से बंधकर खंबे पर लटकाया जा रहा था वह आदमखोर नहीं था। बॉस्टन दंपत्ति आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे तेंदुआ उठाए हुए लोग और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़। हम सब मिलकर बाज़ार के रास्ते बंगले की ओर रवाना हुए। जैसे ही मैं उस जुलूस के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे लड़खड़ाता हुआ उतर रहा था, उस पूरी भीड़ में इकलौता व्यक्ति जो यह नहीं मानता था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ मर चुका है, मेरे विचार एक घटना की ओर लौटे जो हमारे सर्दियों के घर के पास उस समय हुई थी जब मैं छोटा लड़का था। कई वर्षों बाद मैंने उस घटना को ब्रेव डीड्स या शायद ब्रेवेस्ट डीड्स नाम की किसी किताब में पढ़ा। यह घटना 2 व्यक्तियों के बारे में थी। स्मेटन, जो कि भारतीय सिविल सेवा में थे, और ब्रैडवुड, जो कि वन विभाग में थे। रेलगाड़ी शुरू होने से पहले के समय में एक अंधेरी तूफानी रात ये दोनों मुरादाबाद से कालाढूंगी डाक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी एक मुड़ाव पर पहुंची, वे एक पागल हाथी से टकरा गए। हाथी ने घोड़े और चालक को मार दिया और गाड़ी को पलट दिया। ब्रैडवुड के पास एक राइफ़ल थी और जब तक वह उसे निकाल, जोड़ और लोड कर पाते, स्मेटन ने गाड़ी पर चढ़कर उसमें से एक सही सलामत तेल वाली लालटेन निकाल ली
फिर स्मेटन ने वह लालटेन अपने सिर के ऊपर उठाई जिससे ब्रेडवुड को हाथी के माथे पर निशाना लगाने में सहायता मिल सके और वह जानलेवा गोली चला सके। हालांकि एक पागल हाथी और एक घायल तेंदुए में बहुत फ़र्क था, फिर भी बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा साहस करेंगे कि एक बुरी तरह घायल, दर्द से पागल तेंदुए के सामने लालटेन लेकर सीधे उसके पास चले जाएं, केवल अपने साथी की गोली पर भरोसा करते हुए। बाद में हमें पता चला कि तेंदुआ अपने पंजों को लगभग अलग कर चुका था और वह केवल त्वचा की एक पतली पट्टी से बंधा हुआ था। कई वर्षों में पहली बार बाजार के हर घर के दरवाजे खुले थे और औरतें व बच्चे दहलीज पर खड़े थे। आगे बढ़ना कठिन था क्योंकि हर कुछ कदम पर तेंदुए को नीचे रखा जाता था ताकि बच्चे पास आकर उसे अच्छे से देख सकें। लंबी गली के दूसरे सिर पर हमारी सुरक्षा दल लौट गई और हमारे आदमी तेंदुए को विजयी भाव से बंगले की ओर ले आए। जब मैं अपने कैंप में हाथ मुंह धोकर वापस बंगले पहुंचा तो इवोस्टन दंपत्ति और मैंने खाने के समय और उसके काफ़ी बाद तक यह चर्चा की कि मारा हुआ तेंदुआ वास्तव में आदमखोर था या नहीं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन कोई किसी को समझा नहीं सका। अंततः हमने तय किया कि चूंकि बॉस्टन को अपने काम पर लौटना था और मैं भी रुद्रप्रयाग में लंबे समय से रुका हुआ था और थक गया था, तो अगला दिन हम तेंदुए की खाल उतारने और सुखाने में बिताएंगे और उसके बाद वाला दिन हम कैंप समेट कर पौड़ी जाने के लिए रखेंगे। सुबह से लेकर देर शाम तक पास और दूर के गांव से लोगों की टोलियां तेंदुए को देखने आती रहीं और चूँकि इनमें से अधिकांश लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने इस जानवर को आदमखोर के रूप में पहचाना है, इसलिए बॉस्टन दंपत्ति का विश्वास और भी पक्का हो गया कि वे सही और मैं गलत था। मेरे अनुरोध पर इबॉस्टन ने 2 रियायतें दी। पहली, उन्होंने मेरी चेतावनी में अपनी चेतावनी भी जोड़ दी, जिसमें लोगों से यह आग्रह किया गया कि आदमखोर से बचाव की सावधानियों में ढिलाई न बरतें। दूसरी, और उन्होंने सरकार को तेंदुआ मारे जाने की सूचना टेलीग्राम से भेजने से परहेज़ किया। उस रात हम जल्दी सोने चले गए क्योंकि अगली सुबह सूर्योदय से पहले हमें रवाना होना था। मैं अब भी अंधेरा रहते उठ गया और छोटा हजरी सुबह की हल्की चाय नाश्ता ले रहा था जब मैंने सड़क पर कुछ आवाज़ें सुनी। क्योंकि उस समय सड़क पर लोगों की आवाज़ें आना असामान्य था, इसलिए मैंने बाहर निकलकर पुकारा कि इतनी सुबह रास्ते पर कौन है। मुझे देखते ही 4 आदमी पगडंडी चढ़कर मेरे कैंप तक आए और उन्होंने बताया कि पटवारी ने उन्हें भेजा है यह बताने के लिए कि आदमखोर तेंदुए ने नदी के उस पार छठवा पीपल पुल से लगभग 1 मील दूर एक औरत को मार डाला है।